Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the last lecture of NUMS MDCAT Basics क्रैश कोर्स। हमारा लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में और आपने उसको किस तरह से टैकल करना है, ये हम सीखेंगे इसी लेक्चर में। इसके बाद हमारा कल मॉक टेस्ट है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो उसी में कवर होंगे, तो उसके डिटेल्स नीचे चेक करें, टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। पहला टॉपिक है हमारा आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक के हो गए। एक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर से, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लेंजेज ला, उसके बाद ट्रांसफार्मर और हाफ लाइफ लास्ट चैप्टर से। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक चार्ज क्यू गिवन होता है और बताया गया होता है कि डिस्टेंस आर आप इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए। इनके लिए तो सिंपल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज़ करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, आर की पुट करेंगे, क्या तो कांस्टेंट है, ये तो पहले लेक्चर में बताया कि सारे वैल्यूज़ अपने पास नोट कर ले। फॉर एग्जांपल एक चार्ज क्यू है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है और एट अ डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, आप इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 है, यूनिट्स इग्नोर। क्यू की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोकूलम है, तो मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 कूलम है। कूलम ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। 0.1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -1 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 टू द पावर -1 ऊपर जाकर +1 हो जाएगा और एक +1 ये है, तो ये +2 हो जाएगा और +9 +11 -6 इज इक्वल टू +5। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर +5, इसका यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक और तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर गिवन है कि एक स्क्वायर है और जिसके साइड लेंथ इक्वल है ए के, या इसकी वैल्यू भी हो सकती है 1 मीटर है, 0.5 मीटर है, 0.2 सेंटीमीटर है, एक्सेट्रा। इसके सेंटर में एक चार्ज क्यों प्लेस्ड है, तो एट अ वन कार्नर, किसी भी कार्नर पर आप इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज फाइंड कर लीजिए। कैसे करेंगे, सिंपल चार्ज तो हमें गिवन है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर ये कार्नर तक, इस डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे इस ए की वैल्यू से, और ये इक्वल होता है अंडर द रूट 2a, इसके इक्वल होता है। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो आर आ जाएगा, क्यू वैल्यू अगेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये एक तरह के क्वेश्चन है। दूसरी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है कि डेल वी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज सपोज पॉजिटिव चार्जेस एंड हियर आर नेगेटिव चार्जेस, और इसके दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, बी पॉइंट तक, तो इस दौरान मुझे कितना वर्क डन करना होगा या इस चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको समटाइम्स वर्क डन गिवन होगा, आपने पोटेंशियल को फाइंड करना, यूनिट चार्ज पर डिवाइड कर लीजिए, या इस फार्मूले से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए, आप उसका इजीली आई होप के आंसर कर सकोगे। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अगला जो टॉपिक है, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि नम्स में इतना डिटेल्स में क्वेश्चंस आते नहीं इतने मुश्किल। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर के लिए हमारे पास तीन फार्मूले हैं कैपेसिटर में। सबसे पहला है हाफ क्यू वी का फार्मूला, क्यू चार्ज है कैपेसिटर का, वी अप्लाइड वोल्टेज है। दूसरा फार्मूला है एनर्जी स्टोर का हाफ सी वी स्क्वायर है, हाफ सी वी स्क्वायर है, इसमें भी वी अप्लाइड वोल्टेज है, सी कैपेसिटेंस है। और तीसरा जो फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड एंड कैपेसिटर का, वो है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। सी कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोर है। आपने देखना है कि क्वेश्चन में आपको कौन से दो वैल्यूज गिवन है, चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन हो तो ये यूज़ करें, कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन हो तो ये यूज़ करें, चार्ज और
वोल्टेज गिवन हो तो ये यूज़ करें। समटाइम्स आपको एक कैपेसिटर का डायग्राम गिवन होगा कि ये कैपेसिटर है और इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज गिवन होगी और चार्ज स्टोर आपको गिवन होगी। कहते हैं एनर्जी स्टोर को फाइंड कर लीजिए, तो सिंपली फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करें। चाहे डायग्राम में वैल्यूज़ गिवन है, चाहे क्वेश्चन में गिवन है, आप इनके वैल्यूज़ निकालें। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है, वो है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। इस एनर्जी डेंसिटी का समटाइम्स फार्मूला पूछा गया होता है, तो इसके फार्मूला है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, इसका स्क्वायर लेंगे और रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। समटाइम्स ये फार्मूला पूछा गया होता है, समटाइम्स कहते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। और रिमेंबर, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। इसके बरअक्स जो अपोजिट है वो इंडक्टर है, और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये वो पॉइंट्स थे जिन पर क्वेश्चंस पूछे गए भी है और जाते भी है। एक और इसमें पॉइंट है और वो ये है कि कैपेसिटर हमेशा डीसी वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा। कैपेसिटर चार्ज को तब स्टोर करता है जब अप्लाइड वोल्टेज डीसी हो, डायरेक्ट करंट हो। अगर ये एसी हो तो ये चार्ज को स्टोर नहीं करेगा। टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर का वो टाइम जिसमें ये फुली चार्ज होता है, सॉरी 63% चार्ज होता है, और ये टाइम कांस्टेंट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर सी के इक्वल होता है। लेकिन इसमें इस कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर भी लगा होगा इस सर्किट में। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करके टाइम कांस्टेंट मिलता है, या द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। इस तरह डिफिनेशंस भी नम्स में आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है, जो हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। यूनिट इसका टेस्ला है, गॉस भी इसका यूनिट है, और ये दोनों कैसे रिलेट है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। गॉस स्मॉलर यूनिट है, टेस्ला बिगर यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थीटा नहीं, ऐसा नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और हम कोई भी एरिया रख दे ए, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। रिमेंबर, ये जो ए है ये एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, जिसका मतलब है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन अगर एंगल 0 डिग्री हो तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगी। अगर ये 180 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव होगी, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम, अगेन फिर भी मैक्सिमम ही होगा। नेगेटिव को इग्नोर करें क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो कोई मैटर नहीं करता। और 90 और 270 डिग्री पर ये 0 मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया डिवाइडेड बाय दैट एरिया। तो ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, जिसका यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर आल्सो इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये एरिया आपको पता होना चाहिए। अगर जो हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये स्क्वायर हो तो हम सिंपल एल स्क्वायर लेंगे, इसके एक साइड का स्क्वायर ले लेंगे। अगर ये रेक्टेंगल हो तो हम विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे। अगर ये सर्कल हो तो हम पाई आर स्क्वायर लेंगे, उसका रेडियस हमें गिवन होगा। तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल अब बन जाए, इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखकर आप इसको सॉल्व कर सकोगे। एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है इसकी वैल्यू नहीं गिवन कि ये कितना टेस्ला है, बल्कि वेक्टर फॉर्म में गिवन होता है कि 5i के प्लस 9k के, इस तरह कोई वैल्यू आपको गिवन होती है। और एरिया आपको गिवन होता है कि एरिया इज सपोज 5 मीटर स्क्वायर। आप अभी जो है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर लीजिए। मैं थीटा लिख रहा हूँ बार बार, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर लीजिए। तो देखें, ये जो 5i है और 9k है, आपने इसको ज़रूर डायग्राम में शो करना है, तब आपके लिए ये आसान होगा। ये क्या है, एक्स एक्सिस i के
ये जो है के सॉरी जे केप हो गया और ये के केप हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है 5 इस डायरेक्शन में है और के डायरेक्शन में 9 है, और जो एरिया है ये आपको गिवन होगा इसका प्लेन, कि इसका प्लेन क्या है। सपोज इसका प्लेन आपको कहते हैं कि एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, तो मैंने बता दिया कि एरिया वेक्टर इसका डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होता है, जेड डायरेक्शन होता है। ये सारे डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन जेड होगा, अगर ये जेड वाई प्लेन में है तो एक्स होगा, अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो वाई इसका डायरेक्शन होगा। तो वो डायरेक्शन जिसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होगी, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी, हम उसको सिंपली इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो रिजल्टिंग फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा, तो इससे हमारा काम नहीं होगा। अब ये इस केस में एक्स वाई है तो एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिसका मतलब है कि एक्स वाला जो कंपोनेंट है, जो 5i वाला कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। हम सिंपली इस कंपोनेंट को इग्नोर करेंगे, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ 9 वाले को काउंट करेंगे जो एंगल बनाता है 0 डिग्री, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 45 वेबर। वेबर लिख सकते हैं, या आप इसको वेबर किस चीज़ के इक्वल है, बी का यूनिट क्या है, टेस्ला है, तो आप लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हो गई, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि एरिया का जो प्लेन गिवन होता है उसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का वो लेंजेज लॉ है। लेंजेज लॉ का स्टेटमेंट तो वही है कि जो मैग्नेट जो फ्लक्स में वेरिएशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपने जो सोर्स है उसको अपोज करेगा। लेकिन इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, सपोज दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, दिस इज अनदर सर्कुलर कॉइल, यहाँ पर एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये भी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट के बारे में याद रखिए कि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और साउथ पोल पर टर्मिनेट होते हैं, और ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा 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 सर्कुलर होंगे। इनसाइड द मैग्नेट जो है ये उल्टा होगा, ये साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा, आउटसाइड ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होंगे। अब अगर ये मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल जा रहा है तो इसकी वजह से इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। वो करंट या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो इस कॉइल के अराउंड, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा हो तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। अब इंक्रीज कब होगा, जब ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये अगर अवे फ्रॉम द कॉइल जाएगा तो इस यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से करंट विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और इसका राइट हैंड रूल आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर करवा चुका हूँ कि वो आप लोगों ने कैसे करना है। लेंजेज लॉ हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर का टॉपिक। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में होते हैं जनाब हमारे पास दो कॉइल्स। लेट मी राइट दिस फॉर्मूलाज। दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। एक में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, दूसरे में तो वहाँ पर वोल्टेज या इंक्रीज होता है या डिक्रीज, लेकिन इसके साथ हमारा काम नहीं है। इसमें क्वेश्चंस इस तरह पूछे जाते हैं, एक तो पावर इसकी इफिशिएंसी पूछी जाती है कि एफिशिएंसी क्या हो, इनपुट पावर आउटपुट पावर आपको गिवन होगी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आप इसको पुट करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में मिल जाएगी, अगर फ्रैक्शन में मांगते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये जो कॉइल्स होते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स, मतलब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द प्राइमरी, ये इक्वल होता है करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी। आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे, प्राइमरी भी गिवन होंगे, प्राइमरी में करंट गिवन होगा, सेकेंडरी का करंट मांगा होगा। तो सिंपली इस रेशो को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकोगे। ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू करंट, तो इस वजह से जो ऊपर अगर आपने एन एस लिख दिया तो आई एस यहाँ पर नीचे आएगा, और अगर आप इसको उल्टा कर दे एन पी डिवाइड बाई एन एस कर दे तो ये भी ऊपर हो जाएगा, आई एस ऊपर चला जाएगा, आई पी नीचे आ जाएगा। एक ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट रेशो है वोल्टेज और करंट का रिलेशन है, ये भी इनवर्सली ही रिलेटेड है। वी एस डिवाइड बाई वी पी, जिसका मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ये इक्वल होता है करंट इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाई करंट इन सेकेंडरी कॉइल। ये रेशो याद रखिए, इस पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अगेन वही है कि 3 वैल्यूज गिवन होंगे, चौथा उन्हें मांगा होगा। और हाँ बस यही बार बार रिपीट होते हैं। ये मैंने ना यहाँ पर करीबन 30-40 न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व किए हैं, और सारे के सारे में यही 2 फार्मूलाज यूज़ होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो मैं उनको देख रहा हूँ कि कोई तीसरा फार्मूला तो नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। इन्हें से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का, मेरे ख्याल में लास्ट टॉपिक है, वो है हाफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है हाफ लाइफ। इसमें एक ही फार्मूला आप याद रखिए, बल्कि एक ही चीज़ आप ढूंढेंगे क्वेश्चन में से, और वो है स्मॉल एन, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये चीज़ आपने फाइंड कर ली तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। आपको इनिशियल अमाउंट अगर गिवन है, सपोज़ 50 ग्राम अमाउंट है किसी मटेरियल का इनिशियल, उसका हाफ लाइफ है जनाब 3 डेज़, और आपसे पूछा जाए कि 15 डेज़ बाद कितना अमाउंट रह गया होगा, तो आप क्या करेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। स्मॉल एन का फार्मूला होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। आपको पता चल जाएगा कि इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ से गुजरेगा ये मटेरियल। समटाइम्स आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ ही गिवन होते हैं, फिर तो बहुत ईजी है। आप क्या करोगे, अगर इसका आंसर 3 आता है, जिस तरह इस केस में 15 डिवाइड बाई 3 से क्या आएगा, 5 आएगा, 5 नंबर ऑफ हाफ लाइफ से ये गुजरेगा। तो ये जो गिवन वैल्यू है इनिशियल वैल्यू, इसको 5 टाइम्स हाफ कर दे। फर्स्ट टाइम हाफ करेंगे तो ये 25, सेकंड टाइम ये 12.5, लेकिन आप इसको 12 कंसिडर कर ले आसानी के लिए। थर्ड टाइम में ये 6, उसके बाद फोर्थ टाइम हाफ ले ले तो ये हो जाएगा 3, और फिफ्थ टाइम जब आप हाफ लेंगे तो दिस इज़ 1.5 ग्राम। तो इतने डेज बाद ये इतना रह गया होगा। उल्टा भी इसका हो सकता है, आपको कहते हैं कि एक मटेरियल है उसका हाफ लाइफ 3 डेज है, 15 डेज बाद 1.5 ग्राम रहता है, तो इसका इनिशियल अमाउंट फाइंड कर लीजिए। तो आप उल्टा चले जाए, हाफ की बजाय आप डबल डबल करते जाए, 5 टाइम्स इसको डबल कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ फाइंड करना है तो इन और टी को, टोटल टाइम और इन को यूज़ करके आप हाफ लाइफ फाइंड कर लीजिए। अगर आपको टोटल टाइम फाइंड करना है तो हाफ लाइफ और इन को यूज़ करके फाइंड कर लीजिए। तो इन ही पॉइंट्स को यूज़ करके आप ये जो गिवन टॉपिक्स थे जो आज हमने कर लिए, इसके किसी भी क्वेश्चन को इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप लोग आंसर कर सकोगे। ये हमारा यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कल मिलते हैं टेस्ट में, और कुछ फाइनल टिप्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा रात को या सुबह तक।